हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इक्वालिटी वाले चैप्टर की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे कि इनइक्वालिटी जो है वो हमें आसपास अपने कैसे देखने को मिलती है। टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करा था कि इक्वालिटी मैटर ही क्यों करती है, क्यों हम बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में, या फिर इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया में जो इनइक्वालिटीज़ का जो सिलसिला है वो कैसा है, ठीक है। और हमारी कंट्री में ये सिलसिला कैसा है असमानताओं का। तो फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटीज। देखो, ये वाली चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अगर आपने नितिन सिंघानिया के लेक्चर्स अटेंड करे हैं तो अक्सर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हैं। ये कुछ उसी तरीके की बातें हैं। रिचेस्ट जो 50 इंडिविजुअल्स हैं दुनिया के अंदर, जो रिचेस्ट 50 लोग हैं, दे हैव अ कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन डेट ऑफ द पुअरेस्ट 40 करोड़ पीपल। देख रहे हो, जो पुअरेस्ट 40 करोड़ जो लोग हैं उनकी कंबाइंड इनकम से ज़्यादा इनकम दुनिया के सबसे अमीर 50 बंदों के पास है। ठीक है, 40 करोड़ और 50। ठीक है, अगर आप इसको एक चौंकाने वाले आंकड़ों में देखना चाहो तो ये कैसे बनेगा। चालीस करोड़ आबादी के पास जितनी इनकम है उससे ज़्यादा इनकम 50 लोगों के पास है दुनिया में। ठीक है, तो जो पुअरेस्ट 40% जो दुनिया की आबादी है, दे रिसीव ओनली 5% ऑफ ग्लोबल इनकम। एक सेकेंड, they receive only 5% of global income, while the richest 10% of the world population they control 54% of global income। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज। आपको एक चीज पता है कि हम ये कंट्रीज की कैटेगराइजेशन जो करते हैं, श्रेया, इससे अवेयर हो कि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैसे बोलते हैं? जानते हो क्या? हाँ, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड जानते हो ये कंटेक्स क्या है? तो फिर सेकंड वर्ल्ड क्या है और थर्ड वर्ल्ड? देखो, ठीक हो, लेकिन मैं इसका प्रॉपर कंटेक्स्ट बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वो कंट्रीज हैं जो कि यूएसए के साथ अलाइ करती हैं और उसके जितनी डेवलपमेंट को शेयर करती है। सेकेंड वर्ल्ड जो कि यूएसएसआर जैसी हैं, ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड जो है वो लीज अलाउ कंट्रीज, या फिर जो है वो नैम कंट्रीज, जो है नॉन अलाइन मूवमेंट वाली कंट्रीज, उनको बोला जाता है। ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजीज है ना, ईशा, श्रेया, ये कोल्ड वॉर एरा की टेक्नोलॉजीज हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में कोल्ड वॉर वाले चैप्टर पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक मैप दिखेगा, ये देखो। ठीक है, ये जो येलो वाला जो पोर्शन है ये है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर जो यूएस और यूएसए जैसी जो है जो डेवलपमेंट है वो शेयर करती है। अब यहाँ पर देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ पार्ट यूरोप का भी है। ठीक है, बाकी अमेरिका। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड में बेसिकली आपको पूरा का पूरा क्या दिख रहा है सिनेरियो? यूएसएसआर का रेड कलर से है ना, ये देखो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज ये वाली। ठीक है, और थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं
उसमें आपका एक आ गया ये अपना ये साउथ अमेरिका, और पूरा का पूरा अफ्रीका, इंडिया भी है इसके अंदर शामिल, और ये वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। श्रेय आप क्लियर हो गया? ईशा ठीक है, तो वापस इस पे आते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज मेनली नॉर्थ अमेरिका, अब देख लो इसको, नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पार्ट, ये येलो वाले पोर्शन को कहेंगे ना हम लोग नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो एंड वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का ये वाला हिस्सा, ये देख रहे हो वेस्टर्न यूरोप, अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर दूं, इसको कह सकता हूं मैं वेस्टर्न यूरोप, इतने पार्ट को, हालांकि थोड़ा सा रेड वाला कवर हो गया, लेकिन समझ जाओ ये वाला पोर्शन प्रॉपर। चलो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, इतना हिस्सा वेस्टर्न यूरोप कहूंगा मैं इसको, है ना। क्या बोल रहे हैं, विद 25% वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहां पर आबादी कितनी रहती है दुनिया की, सिर्फ 25% आबादी रहती है इसमें और इस रीजन में। ठीक है, विद 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दे ओन 86% ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्री। इनके पास इंडस्ट्री पूरी दुनिया की मिलाकर 86% इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटीज यहां पर होती हैं और इंडस्ट्रीज यहां पर हैं, एंड दे कंज्यूम 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी। ठीक है, अब 80% ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी का मतलब क्या है, फ्यूल, पावर, किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये कंज्यूम करती हैं नॉर्दर्न अमेरिका, और ये अपना नॉर्दर्न अमेरिका हो जाएगा ना पूरा का पूरा पार्ट येलो वाला, और वेस्टर्न यूरोप का, यूरोप के कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न यूरोप। ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा, पर कैपिटा क्या होता है श्रेया, जब हम इनकम देखते हैं किसकी, पर पर्सन, पर यूनिट। ठीक है, तो अ रेसिडेंट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज, दे कंज्यूम एटलीस्ट 3 times, they consume at least 3 times as much water, 10 times as much energy, and 13 times as much iron and steel, and 14 times as much paper as compared to वो बंदा जो कि डेवलपिंग कंट्री में रह रहा हो, लाइक इंडिया एंड चाइना। यानी कि एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री में रहने वाला पर्सन एज कंपेयर टू वो पर्सन जो कि डेवलपिंग कंट्री में रह रहा हो, जैसे इंडिया या फिर चाइना, उसके कंपैरिजन में एक एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री का बंदा 3 गुना ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, 10 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, 13 गुना ज्यादा यूज करता है आयरन स्टील को, और 14 गुना ज्यादा यूज करता है पेपर को। उसके बाद रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से कैसे मर सकती हैं औरतें, गुड, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड केयर बेसिकली, है ना, या फिर उस वक्त भी उनको काम करना पड़े, या दबाव आए शरीर के ऊपर, वॉर्म के ऊपर, है ना, तो ना, तो रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी इज रिलेटेड, फ्रॉम प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज इज 1 to 18 in Nigeria, but 1 to 8700 in Canada. 1 to 18 in नाइजीरिया का मतलब ये है, ये रेशियो कह रहा है। ठीक है, रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज इज नाइजीरिया के अंदर इतना, और कनाडा में 1 to 8700। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, अगर हम इसको एक समझने की फिगर को ऐसे कन्वर्ट कर लें, नाइजीरियन औरतों में हर 18 औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें से कितनी मर जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, कितनी मर जाती हैं, एक मान लो, और वहीं पर एक मरती है कनाडा में, लेकिन 8700 में से एक। ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, नाइजीरिया में क्या नहीं और कनाडा में क्या, ये नाइजीरिया में क्या मिसिंग है और कनाडा में क्या है,
मैटरनल केयर। ऊपर से एक और चीज, बात हमेशा सिर्फ सिर्फ केयर की नहीं होती श्रेया, बात यह भी होती है कि कंट्रीज में बचाने के लिए हथकंडे क्या हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। उस कंट्री में टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन कितना है ना। अब जैसे कोविड के टाइम पर, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज में ठीक है, आंकड़े देखो, सरकार जो पेश करती है वो अलग होते हैं और जो रियल में घटना होती है वो अलग होते हैं। मैं बात कर रहा हूं कोविड टाइम्स की। उस टाइम पर कोविड के दौरान पूरी डेवलपिंग कंट्रीज किस चीज से जूझ रही थी? लैक ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी ना। हमने ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या जो मशीन्स हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, बहुत सारे इंपोर्ट करे ना यूरोपियन देशों से, कि नहीं करे थे ना। एक टर्म इवॉल्व हुई थी श्रेया, ईशा याद रखना, सब लोग याद रखना, जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे देश की मदद करते हैं, फिर विभिन्न देशों की मदद करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बात ध्यान से सुनो मेरी। जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में लाइक कोविड-19 किसी एक या दो देशों की या फिर अन्य देशों की मदद करते हैं, उनको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के, सिर्फ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के, विपरीत परिस्थिति में यहां पर सिर्फ किसी महामारी या किसी बड़ी बीमारी की बात कर रहा हूं जिससे वो देश प्रभावित है या फिर वो रीजन प्रभावित है, वो कॉन्टिनेंट प्रभावित है, और मेरे पास वो नो हाउ है, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है हमारे देश के पास, और हमारा देश दूसरे देश की मदद कर रहा है। श्रेया, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ग्रांट की फॉर्म में दिया जाएगा कि हम तुमसे वापस नहीं लेंगे, कोई लोन वगैरह नहीं है तो मदद ले लो, लेकिन इस मदद को कहते क्या? कंट्री का नेचर क्या होता है? आईआर की टर्म्स में क्या वर्ड यूज करा जाता है? देखो, सुना तो होगा, याद नहीं आ रहा होगा, पक्का मैं लिख देता हूं। सुना तो गारंटी होगा सबने, 100%। मेडिकल डिप्लोमेसी सुना है? इसको कहते हैं मेडिकल डिप्लोमेसी। मैं दो तीन टर्म बता देता हूं आपको समझ में आएंगे। मेडिकल डिप्लोमेसी, अच्छा, यूरोपियन अमेरिकन देशों में एक दिक्कत आ पड़ी है, वहां पर ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ बिताने की वजह से, ज्यादा वर्कलोड की वजह से, एमएनसी कल्चर की वजह से लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो वो डेवलपिंग कंट्री जैसी देशों में आ जाते हैं बच्चे पैदा करवाने। ठीक है, थ्रू सरोगेसी या फिर दूसरे कोई हथकंडे अपनाकर। मतलब बेसिकली क्या है कि वहां पर आईवीएफ भी टेक्नोलॉजी इतनी कारगर साबित नहीं है, भले उनके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि लैक ऑफ फर्टिलिटी या फिर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम से तो फिर सभी लोग जूझ रहे हैं ना। तो ये जब दूसरे देश चले जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज चले जाते हैं अपना बच्चा पैदा करवाने, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सरोगेसी तो एक कंसेप्ट हुआ ना, इसको कहते हैं सिर्फ फर्टिलिटी टूरिज्म। फर्टिलिटी टूरिज्म, ठीक है। और जब कोई इलाज करवाने किसी अन्य देश जाता है और उस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर आता है, क्योंकि इलाज करवाओगे तो उसी देश के अस्पताल को पैसे देकर आओगे ना, तो उसको क्या कहते हैं? गुड। ये तीन टर्म्स याद रखना प्लीज आप सब लोग। ये भी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये निर्वैर बायलिटरल रिश्तों को बढ़ाने के लिए, जेड कोई रीजनल ग्रुपिंग है उसके अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए और अपनी कंट्री में इनकम को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को ग्रो करने के लिए ये चीजें करी जाती हैं। अच्छा, इंडिया क्या मेडिकल टूरिज्म को देता है या लेता है? एनी आइडिया? कोशिश करो बताने की। हवा में बात मत करना, मतलब मुझे प्रूफ करना इन बातों को। हाँ, देता है कि लेता है? मेडिकल टूरिज्म देता है? कैसे देता है? हाँ, यहां पर लोग आते हैं ना इलाज करवाने, क्यों आते हैं? हमारे यूनानी एंड सिद्धा उन मेडिसिन की वजह से। हालांकि और भी इलाज यहां पर उपलब्ध हैं,
लेकिन जैसे यहां पर यह माना जाता है कि आप स्लो प्रोसेस से होकर अगर गुजरो और पेशेंस रखो तो जड़ से आपको राहत मिल जाएगी। और वो चीज हमारी योगिक और एंशियंट मेडिसिनल जो साइंसेस हैं उनकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। योगिक और एंशियंट मेडिसिनल जो साइंसेस हैं उसके अंतर्गत दवाइयां प्रोवाइड करी जाती है कि नहीं करी जाती हैं? औषधियों का नाम सुना है? औषधि दी जाती है ना, ये तो सुना होगा ना। ये सब चीजें होती हैं जो कि जड़ से बीमारी को दूर कर सकती हैं। तो इंडिया एक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूटर है मेडिकल टूरिज्म के मामले में, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बूस्ट होती है। तो क्या हम कह सकते हैं फिर इंडिया मेडिकल डिप्लोमेसी का पार्ट भी है? बिल्कुल है। और क्या इंडिया फर्टिलिटी टूरिज्म को एक्सेप्ट करता है? मतलब बाहर से कोई कपल्स आ जाएं, बच्चे बच्चे मतलब वो करवाने, पैदा करवाने। श्रेया, मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक बात बताई थी इसके रिगार्डिंग। आप लोगों ने कृति सेनन की और फुकरे में वो जो पंडित जी होते हैं उनकी मूवी देखी है? सुना नाम मिमी? वो सरोगेसी के ऊपर है। ऐसे पता नहीं मिमी नाम है, क्या नाम है उसका, आई थिंक यही नाम है, मिमी नाम है ना। हाँ, तो आपने सुना होगा, वो भी एक सरोगेसी के ऊपर ही है ना। तो फर्टिलिटी टूरिज्म मतलब इंडिया जो है वो प्रोत्साहन दे रहा है सरोगेट मदर्स को कि यस, बाहर से कपल है तो अपना बेबी करवा सकते हैं। लेकिन श्रेया, भारत की सरकार का कुछ टाइम पहले क्या स्टैंड रहा इसके ऊपर? मैंने पूरी डिबेट आपको बताई थी, बताओ इन सबको क्या स्टैंड रहा? क्यों भारत की सरकार अलाउ कर रही है या रोक दिया या रेगुलेशंस ले आई इसके ऊपर? रेगुलेटेड वे में करा जा सकता है ये। और क्यों करा ऐसा रेगुलेशंस? पहले तो अंधाधुंध क्यों चल रहा था धंधा? क्योंकि ये धंधा बन चुका था, है ना। इसकी वजह से औरतों की हेल्थ खराब हो सकती है। और फिर ये डायलेमा क्या है श्रेया, वो भी बताओ सबको। एथिकल डायलेमा क्या है? जो कपल यहां पर बेबी पैदा करवाने आए हैं, हाँ, वो कहते हैं बच्चा लेकर नहीं जा रहे हम, ठीक है। अब जनरली ये सबसे बड़ा काम धंधा पता है कहां चल रहा था? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में लोगों का रंग रूप कैसा होता है? कैसा होता है? डार्क कॉम्प्लेक्शन होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है कहने के लिए। डार्क कॉम्प्लेक्शन होती है। बहुत बार लोगों को अपना बेबी पसंद नहीं आता था कलर की वजह से। या फिर एक डायलेमा और, कपल का डाइवोर्स हो गया, मियां बीवी अलग हो गए, अब वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में से कोई नहीं लेना चाहता। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है? सरोगेट मदर के ऊपर। सरोगेट मदर समझते हो? जिसने 9 महीने के लिए बच्चे को अपनी कोख में रखा। तो ये डायलेमा है कि नहीं है बताओ? ठकुराइन, तुम्हें रेलवे स्टेशन पे अपना कोई बच्चा दे जाए संभालने के लिए कि बेटा इसके जरा 2 मिनट पकड़ लो, मैं जरा पानी की बोतल या इसकी दूध की बोतल लेकर आई, और फिर वो लेडी आई ही ना, अब तुम्हारे अंदर डायलेमा आएगा कि नहीं आएगा? तुम अपनी ट्रेन के चक्कर में छोड़कर चले आओगे उस बच्चे को प्लेटफॉर्म बैठ के, बेटा तेरी मम्मी आ जाएगी, तू बैठा रहे यहीं पे। और अगर वो बच्चा चल भी ना पाता हो, गोदी का बच्चा हो, तो प्लेटफॉर्म पे लिटाए होगे उसको। किसी को देने में भी डर लगेगा, है ना। और कौन ले लेगा तुमसे बच्चा? क्या टॉफी है? ये डायलेमा है। अब सोचो जरा, जिसने 9 महीने कोख के अंदर पाला उस बच्चे को, ठीक है, उसे अटैचमेंट है, लेकिन जिस पर्पज से उसने वो बच्चा पैदा करा था, अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, जो कि वो लेडी विलिंग भी नहीं थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। फिर आप एक और चीज जानते हो, ये डायलेमा हमारे समाज में, सोच के देखो ईशा, किस तरीके से गंभीर तरीके से काम करेगा। उसमें मिमी में आई थिंक यही दिखाया, मैंने देखा नहीं, जितना ट्रेलर से मुझे समझ में आया था कुछ साल पहले, मैंने एक अंदाजा लगाया। आई थिंक आप में से किसी ने देखा तो मुझे बताना। कृति सेनन को यह डायलेमा होता है ना कि वो, आई थिंक, बच्चे लेने से जिसके लिए भी वो मतलब उसने एक्सेप्ट करा होता है, वो मना कर देती है, तो वो समाज में मुंह क्या दिखाएगी सबको, है ना, कि बिना शादी के माँ कैसे बन गई। ये डायलेमा होता है ना उसका उस मूवी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे को ट्रेलर से तो यही समझ में आया। ये अच्छा, फ्रेंड के घर में चुप के रह रही होती है, अच्छा। तो हमारा समाज आप जानते हो, जो बिना शादी के अगर माँ बन जाए तो फिर उसको कैसे कैसे ताने पड़ेंगे, उसकी इमेज अच्छी होगी बताओ? मतलब मैं ये नहीं कह रहा, देखो इमेज अच्छी बुरी से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी इस चीज़ के ऊपर मत जाना, ना कभी इस चीज़ को पोर्ट्रे करना, ना कभी अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करना। सोसाइटी का सैंक्शन
तुम्हारे लिए एक बंदिशे का काम भी कर सकता है। तुम क्या सही हो क्या गलत हो ये तुम डिसाइड करोगे, कोई डिसाइड नहीं कर सकता तुम्हारे भी आपसे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक सोशल स्टिग्मा, सोशल टैबूज की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज में इस चीज़ को सही माना जाता है कि अगर एक लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाए, आप लड़का देखने गए हो और आप लोग ये बोल रहे हो जितनी भी लड़कियां हैं कि हम तो बच्चा पहले से डाउनलोड करके लेकर आए हैं, ठीक है, और हमसे शादी कर लो, तो ये चीज़ अच्छी मानी जाएगी इन लॉज के सामने या हस्बैंड के सामने अगर बच्चा उसका नहीं है? या अगर चलो मान लो कि जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट करा है बच्चा उसी का है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट पहले हो जाओ और शादी बाद में करो? ये इंडिया में इसका ये टैबू है कि नहीं है? तो ये सरोगेसी के साथ ये बहुत बड़ा इशू था। तो श्रेया मैंने बताई थी ना केस स्टडी कि उस चक्कर में बड़ी सारी औरतें जो हैं वो सुसाइड कर लेती थी या बच्चों को मार देती थी या फिर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे के अंदर एंटर कर जाती थी। तो इसलिए सरकार ने जो रेगुलेशन लगाई है, तो ये आप इसको क्या बोलोगे? अच्छा, सरकार जब भी किसी चीज़ के ऊपर रेगुलेशन लगाती है तो श्रेया, इफ़ यू आर सेटिंग इन एन इंटरव्यू रूम और आपसे पूछा जाए कि श्रेया कौर जी आप ये बताइए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो सरकार लगाती है तो डेफिनेटली ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन डिस्कशंस के बाद इंप्लीमेंट करे जाते हैं, तो क्या वो सही होते हैं? बिल्कुल हाँ यार, सोच विचार करके ना शेर, देखो इसके साथ इतनी सारी बातें जुड़ी, अगर हम इसको देखें तो हमें एक पल को देखने से क्या लगेगा ईशा कि औरतों का काम धंधा छीन लिया भाई, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी अपनी बॉडी के साथ करें। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ बॉडी की नहीं है ना, वो घुमा फिरा के रिटर्न होकर चीज आप पे ही आ सकती है कि नहीं? जो औरत पैसे लेने के बाद कंसीव करने को मान गई और डीलिंग ये हुई कि 9 महीने के बाद वो बच्चा पकड़ा देगी कपल को, लेकिन कपल आए नहीं, डाइवोर्स हो गया, 50% एडवांस देकर चले गए थे, वो चले गए थे, उसके गले में तो लाइफ टाइम के लिए फंदा फंस गया कि नहीं फंस गया? है ना? और बहुत बड़ा एक क्वेश्चन ये भी उठा था एथिक्स के दायरे के अंदर कि एक औरत बच्चा पैदा कर ले, सरोगेसी के कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ा एक डायलेमा का क्वेश्चन ये घुसा था कि एक औरत बच्चे पैदा कर ले, लेकिन जरूरी है क्या कि वो बच्चा चाह रही थी और उसको लगाव रहेगा उस बच्चे से? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमें तो इमेज से यही लगता है ना, सीरियल से और मूवी से देख देख के, जो हम इंडियन मूवीज इंडियन सीरियल देख देख के जो बड़े होते हैं, हमें तो यही लगता है कि एक माँ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है अपने बच्चे के साथ। लेकिन हमें हमें अखबारों में ये कहानियां भी तो देखने को मिलती हैं कि एक माँ अपने लवर के साथ भाग गई बच्चों का कत्ल करके। हमें तो ये सिखाया जाता है कि एक लड़की की ज़िंदगी में उसके सबसे बड़े जो छत्र छाया, जो प्रोटेक्टिव फिगर होते हैं, उसके फादर होते हैं। लेकिन अखबारों में तो ये खबर भी आती है कि फादर ने अपनी बेटी का रेप कर दिया। बात जब भी एथिकल डायलेमा की आती है ना, एथिक्स ये कहता है, फिलोसफी ये कहती है, साइकोलॉजी कहती है, कोई भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी या कोई भी जो इमोशंस होते हैं ना, वो कभी भी यूनिवर्सल नहीं होते हैं, कभी भी यूनिवर्सल नहीं होते हैं वो चीज़। कभी ना कभी आपको इसके एक्सेप्शन जरूर मिलेंगे। तो ये भी एक डायलेमा था कि एक औरत अगर बच्चा अगर हो गया तो चाह ही नहीं रही है तो उसके बाद करे क्या? तो केसेस आए पता है साउथ इंडिया में ऐसे इतने चौंकाने वाले कि औरतें ऐसे केस में, जो ऐसी सरोगेट मदर है, अपना बच्चा डस्टबिन में छोड़ के चली गई, रेलवे ट्रैक पे छोड़ के चली गई, वो ऑर्फन होम होता है उसमें दे आई जाकर। अब आप कहोगे माँ की ममता कहाँ चली गई? तो भाई माँ की ममता तो तब जागरूक होगी ना जब उस माँ को ये पता हो कि जिसने कंसीव करा है तो इस बच्चे का बाप कौन है, हमने मिलके डिसाइड करा होता। बहुत बार ये भी हुआ साउथ इंडिया में उस टाइम पर, बात सिर्फ साउथ इंडिया की नहीं लेकिन जनरली साउथ इंडिया में होता था। अब मैंने जब तैयारी करी थी तो मैंने बहुत भर भर के आर्टिकल 6-7 महीने इन्हीं के ऊपर पढ़े, तो साउथ इंडिया की ज़्यादातर नाम आता तो वही दिमाग में मेमोरी मेरी घुसी हुई है, इसलिए मैं आपको बार बार साउथ इंडिया बोल रहा हूँ। बहुत बार ये भी होता था कि जैसे कुछ कुछ मैरिड वेमेन को भी ना हस्बैंड लोग परमिशन दे देते थे। एक दो सिनेरियो ऐसे भी थे जब मैंने डीप रिसर्च करी थी इसके ऊपर कि मैरिड औरतें हैं और उनके हस्बैंड हैं, जिंदा हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ ही रहते हैं,
औरतों ने अपने हस्बैंड से पूछा कि यार ऐसा ऐसा काम है, कपल ने हमें अप्रोच करा है, हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, इतने इतने लाख रुपए हमें वो दे रहे, तो हम कर लें क्या? हस्बैंड बेरोजगार है, या फिर उसके पैर नहीं है, या एक्सीडेंट हो गया था तो घर में कमाई का साधन नहीं है, तो उसने परमिट कर दिया कि हाँ भाई जाकर कर लो, ऐसा ऐसा काम कर लो, ठीक है। लेकिन अब जब वो कपल आया ही नहीं, है ना, या फिर उन कपल का डाइवोर्स हो गया, कुल मिलाकर बच्चा भी इस लेडी के पास रह गया जिसको इसे देना था। बात सिर्फ पैसों की नहीं है ना, यहां पर पैसे तो आगे इसके पास, हो सकता है पूरी पेमेंट हो गई है, चलो मान लो। लेकिन अब हस्बैंड ये कह रहा है कि भाई ये मेरा खून नहीं है, मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा तो बच्चा नहीं है, मैं क्यों रखूं उसे। अब इसके ऊपर एक बॉडीली इंटेग्रिटी का भी एक सवाल उठता है। अच्छा मान लो कि एक लड़की है, एक औरत है, वो मैरिड नहीं है, और वो ये सोचती है कि बल्क में मेरे पास एक बार के लिए अगर पैसा, एक कपल को वो देखती है कि बहुत परेशान है भाई, हद से ज्यादा परेशान है, लेकिन याद रखना आप सिंगल हो और आप फैमिली के साथ रहते हो, आप एक कपल को देख रहे हो वो बहुत ज्यादा परेशान है, घूमते घुमाते बात एक बारी आपके कानों में पड़ी कि आपके लिए एक ऑफर आया कि तुम जो है 5 करोड़ रुपए रख लो, 5 करोड़ रुपए, और थ्रू आईवीएफ प्रोसेस, डायरेक्टली तुम्हें कोई कंसीव नहीं करवा रहा है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, किसी भी तरीके के फिजिकल रिलेशनशिप से, लेकिन तुम मां बनने को प्लीज एक बारी रेडी हो जाओ, और आपकी जिंदगी सुधर सकती है, मान लो उस 5 करोड़ रुपए में पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है, सिर्फ आपको 9 महीने के लिए अपने वॉब में उस बच्चे को रखना है। ये स्टैंड लेने से पहले या आपके डिसीजन से पहले, पहले मुझे एक बात बताओ, ये डिसीजन आपका होगा या फिर आप इस डिसीजन को लेने से पहले सोशल सैंक्शन को अपनाओगे, बताओ। बोलो, ये डिसीजन आपका होगा या फिर आप इसको लेने से पहले सोशल सैंक्शन को अपनाओगे। सोशल सैंक्शन समझ रहे हो, मतलब पेरेंट्स से पूछना, हस्बैंड से, हस्बैंड तो है ही नहीं, मतलब सिंगल ही है लड़की, भाई से पूछना, या फिर ये देखना कि मैं किस समाज में रहती हूँ, कहाँ रह रही हूँ। कहाँ कहीं बिल्कुल सही कह रहे हो अभी, लेकिन इंडिया का सिनेरियो बेसिकली क्या है, 90% क्या सोशल सैंक्शन। तो मुझसे से कोई ये वाली बात घर पे बोले, घर वाले मानेंगे? 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ का क्या, 25 करोड़ अगर मैं इसको कर दूं तो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में क्या बोला जाता है, पैसे ही सब कुछ नहीं होता, मान मर्यादा भी एक लड़की की चीज होती है, राइट। जो मैं तुम्हें इतनी कहानी बता रहा हूं ना इतनी देर से, इसके लिए एक वर्ड लिख लो, एक वर्ड होता है, ईशा पक्का आपने सुना होगा इस वर्ड को, सिचुएशनिज्म, सुना है? इंसान 90% टाइम सिचुएशंस के अंतर्गत, सिचुएशन के दबाव में आकर काम करता है। दबाव इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको बिहेव करना ही करना है, लेकिन वही वाली बात है ना कि आप मतलब हमेशा, जैसे मतलब मान लो कि किसी के सामने जा रहे हो तो अच्छे लगना चाहते हो, है ना, आप गलत तरीके से तो नहीं चल रहे हो, ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, सिस्टम के नहीं है, या फिर आप किसी के सामने कुछ मिसबिहेव ना कर दो, खुलकर जैसे हंसते हो वैसे ना हंस दो, ठीक है, कि भाई किसी को कुछ ऑर्डर ना लगे, मैं ज़ोर ज़ोर की बात करना चाहता हूँ तो वो मतलब मैं नहीं कर पा रहा सिचुएशन की वजह से, तो वो एक जब सोसाइटी में लोगों की वजह से लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, घूर भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये सैंक्शन आपने खुद अपना लिया होता अपने ऊपर, ये चीज है। तो ये सरोगेसी के मामले के अंदर देखो 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मैं आपको एथिकल डायलेमास ना पढ़ाऊंगा और बैलेंस कंक्लूजन पे लेकर जाऊंगा। लीगलाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, अच्छा पहले मुझे बता, प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है इंडिया के अंदर के नहीं? देखो बार डांस जो है ना वो लीगलाइज है, प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज नहीं है। क्यों? डीपीएसपी क्या कहते हैं श्रेया, और फंडामेंटल ड्यूटी, नथिंग शुड बी डन विच इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो स्टेट को वो क्या कहते हैं, वो प्रावधान बनाने चाहिए ना कि औरतों के लिए ऐसे काम धंधे ढूंढ सके जिसमें उनकी डिग्निटी हर्ट ना हो, है ना। लेकिन पॉइंट वो है, मैं वही तो बता रहा हूँ डिलेमा क्यों है। अगर ये लीगल नहीं है तो फिर बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जिसको एक कॉमन
स्लैंग लैंग्वेज से यूज करा जाता है। आप लोग सब मैच्योर हो, जानते होगे बहुत सारे बदनाम जगह ऐसी होती है हर एक शहर के अंदर, जिसके हम लोग शहरों के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं रेड लाइट एरिया, है ना, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है, पैसे देकर जो है लोग फिजिकल इंटीमेट होते हैं। तो वो इस केस में एथिकल डायलेमा क्या। दूसरा एक केस आपने सुना, एक सॉरी एक इवेंट आप जानते हो कि यूथनेशिया, है ना, यूथनेशिया, मर्सी किलिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तीसरा, अब डिबेट नहीं स्टार्ट हो गई है कैपिटल पनिशमेंट, है ना श्रेया। हमने देखा था ना कि ठकुराइन हम जानते हैं कि लक्ष्मीकांत के अंदर भी हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि जैद के फांसी की सज़ा को भारत के मतलब के संविधान और इन सब चीज़ों से हटा दिया जाए, कायदे कानून से, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अब हटाने लगी हैं इसको, कि मौत जो देने का जो अधिकार है वो किसी इंसान का इंसान के ऊपर बस से नहीं चल सकता जस्ट बिकॉज आपने एक एग्जाम क्लियर कर लिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ठीक है। उसके बाद एक सरोगेसी, ये 4 एथिकल डायलेमास के इश्यूज हैं जिसके बारे में मैं आपके ओपिनियन को बहुत अच्छे से ब्रश अप करवाऊंगा। सरोगेसी, प्रोस्टिट्यूशन, एक यूथनेशिया, और ये एक कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, दे अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। दे ऑल्सो अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ एमिशंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी तक, जो भी हम ये कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे थे महीनों से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर, PMFIS वगैरह, पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स कोई मर्यादा जानते हैं, कोई बॉर्डर जानते हैं? नहीं ना। तो बड़ी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं नोन फॉर देयर हाई रेट ऑफ पॉल्यूशन, दे आर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ये है UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अंदर ये सारी चीजें थी। ये कुछ कुछ सिमिलर साउंड कर रहा होगा श्रेया, अभी 1-2 दिन पहले मैंने जो ग्रुप पे वीडियोस भेजी थी, जो मैं एक फर्क दिखा रहा था इनकम का, लेकिन वो मैं डेमोक्रेसी से कनेक्ट करते हुए दिखा रहा था। ये प्योर इकोनॉमिकल चीज़ है, और ये नितिन सिंघानिया में हमारी किताबों में है ये, ठीक है। ये सब चीज़ें घुमा फिरा के, मतलब ठीक है, ऐसे जो डिफरेंसेस है डेवलप, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की जो डिबेट होती है, ठीक है, उसके अंदर कहते हैं शामिल। अब इंडिया स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें, तो हियर आर सम फाइंडिंग्स फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011 अबाउट हाउस होल्ड एमिनिटीज एंड एसेट्स, ठीक है। तो आपको वो यही कह रहा है, राइटर खुद भी बोल रहा है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनी ऑफ दिस फिगर्स, क्योंकि एक आंकड़े हैं राउंड फिगर में, ठीक है, और कोई किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, किसी गवर्नमेंट बॉडी ने कंडक्ट नहीं करा है, ये वैसे ही बता रहा आपको। तो फैमिलीज डेट हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गाँव में सिर्फ 55%, लेकिन शहरों में 93% लोगों के पास बिजली आती है घरों में। नल का पानी गाँव में 35% लोगों के पास है, लेकिन शहर में 71%। बाथरूम इन द हाउस, गाँव में 45% लोगों के घरों में बाथरूम है, शहरों में 87% लोगों के घरों में बाथरूम है। टीवी गांव में 33%, 33, और शहरों में 77%। स्कूटर, मॉप्ड और मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन एक्सेट्रा, अच्छा कार जीप वैन की कैटेगरी अलग है, पहले स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह की बात करते हैं, 14%, शहरों में 35%। कार जीप वैन गाँव में से 2% लोगों के पास, शहरों में एक्टिव 10% लोगों के पास। तो ये क्या शो कर रहा है हमें, रूरल अर्बन डिवाइड। तो क्या होता है, वी फेस अ पैराडॉक्स, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द आइडियल ऑफ इक्वालिटी। हर किसी को इक्वालिटी का प्रिंसिपल अच्छा लगता है, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी इनकाउंटर इनइक्वालिटी ऑल्सो। हर किसी को समानताएं अच्छी लगती है, लेकिन असमानताएं भी बहुत हैं समाज में। हम ऐसे कॉम्प्लेक्स ज़माने और दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हम शिकार हो सकते हैं, या फिर बेसिकली किसी को पीड़ित बना सकते हैं किन चीज़ों से, अनइक्वल वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, वर्क सिचुएशंस एंड पावर, ठीक है। तो राइटर आपसे पूछ रहा है, शुड वी बी कंसर्न अबाउट दीज काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, आर दे परमानेंट एंड इनएविटेबल फीचर ऑफ सोशल लाइफ, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंसेस ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज देयर डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी,
और आर दीज इनइक्वालिटीज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर सोशल पोजिशन रूल्स? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि लोगों को बड़े सालों से अलग अलग कंट्रीज में ट्रबल करते हैं, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। तो इक्वालिटी के बारे में राइटर आपको ये बोल रहा है, इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में कह रहा है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड दैट मेक्स इक्वालिटी वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी। एक जो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, ही और शी हैज टू एड्रेस अ रेंज ऑफ क्वेश्चन सच एज व्हाई डज इक्वालिटी, व्हाट डज इक्वालिटी इंप्लाई, सिंस वी आर डिफरेंट इन मैनी ऑब्वियस वेज, व्हाट डज इट मीन टू से दैट वी ऑल आर इक्वल। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली प्राइमरी और बेसिक आइडेंटिटी आपकी जो होती है आपकी जेंडर आइडेंटिटी, वही इनइक्वल है। तो इस केस में क्या कहोगे फिर? जेंडर के कंटेक्स्ट में क्या आप ये कह सकते हो कि सब लोग इक्वल हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जेन्युइन वे में बताना, पढ़े लिखे व्यक्तियों की तरह बताना। मेल और फीमेल के कंपैरिजन में, मेल और फीमेल के कंपैरिजन में कौन ज्यादा पावरफुल होता है? एक मर्द ज्यादा शक्तिशाली है, फिर एक औरत ज्यादा शक्तिशाली है? हु इज मोर पावरफुल? बोथ कैसे? किसी लड़की से कुश्ती लड़ोगे, वो हरा देगी आपको? अच्छा ठीक है, लेकिन दुनिया की मेजोरिटी ऑफ द लड़की अगर सारी लड़कियों से बड़े तो कौन जीतेगा फिजिकल फाइट में? मसल पावर लिफ्टिंग की किसके ज्यादा पास है? रनिंग पावर दुनिया में किसके पास सबसे ज्यादा है? एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होती है? देखो यही तो आप मार खा जाते हो। मैंने आपसे पूछा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, फिर मैंने आपको सिचुएशन दी, उस सिचुएशन में तो आप आंसर सही से कर रहे हो, लेकिन यहीं से एक डिबेट शुरू होती है कि हमारा टॉपिक होता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पावर। अब पावर में जब मैं आपसे पावर पूछता हूं तो बात ये भी तो आती है, पावर सिर्फ फिजिकल पावर, सिर्फ फिजिकल फोर्स थोड़ी ना होती है। वॉट अबाउट योर विल पावर? वॉट अबाउट योर मेंटल स्टेबिलिटी? वॉट अबाउट योर फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस? इस चीज को प्रूव करते हैं। देखो क्या है, फिजिकली तो इस चीज में डिनाई नहीं करा जा सकता कि मर्द जो होते हैं उनके पास शारीरिक ताकत ज्यादा है औरतों से। एग्री करते हो सब लोग? पहले बताओ, पढ़े लिखे लोगों की तरह और बायोलॉजिकल फैक्ट को जानते हुए, लॉजिक और रीजन को जानते हुए, ठीक है। लेकिन श्रेया, ये कहना उतनी ही बेकार बात होगी कि आप ये कह रहे हो कि एक चपरासी ज्यादा छोटा आदमी है कंपेयर टू एक आईपीएस ऑफिसर। हम कॉन्स्टिट्यूशन में जब पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत के अंदर, तो मैं आपको क्या लाइन कह रहा हूं, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन के अंदर ज्यादा पावरफुल है। कुदरत ने मेनली, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ, मैं सिर्फ वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कुदरत ने मेनली दो तरीके के जेंडर बना रखे हैं, और भी बना रखे हैं, लेकिन दो तरीके की कुदरत हमें जेंडर देती है, एक मर्द और एक औरत। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी से आप प्लीज ये डिबेट्स को समझो यार, क्योंकि एथिक्स में आपके काम आएंगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि किताबी ज्ञान पढ़वाकर मैं आपको बस एक यूनिफॉर्म तरीके से कवर करवा दूं और एक फ्लो में तो आपका कवर हो जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में दोनों पावरफुल हैं। कुदरत ने मेनली दो तरीके के जेंडर बना रखे, एक मर्द और एक औरत की कैटेगरी। अब औरतों के पास वो चीज नहीं है जो मर्दों के पास है, मर्दों के पास वो चीज नहीं है जो औरतों के पास है। तो कंपैरिजन का कोई फिनोमेना बैठता ही नहीं है, क्योंकि कुदरती रूप से जो बेसिक जान डालने का एलिमेंट होता है एक औरत के शरीर में, एक मर्द के शरीर में, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, जब यही बेसिक फंडे अलग हैं दोनों के दोनों,
तो फिर बाकी बातों की तो डिबेट उठ ही नहीं सकती है। कभी भी आंसर देना तो ऐसा दिया करो, कभी भी देना हो, ठीक है। और देना क्या हो ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि देखो इस चीज़ में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मर्दों के पास शारीरिक ताकत ज़्यादा है एज कंपेयर टू औरत। अगर मैं इस वाले फैक्ट को यकीन करके मान भी लूं और मैं हटा दूं ये डिबेट या टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की और बॉडी स्ट्रक्चर की, तब भी कोई भी चीज यूनिवर्सल होती ही नहीं है, ठीक है। एक रेसलर से आप चाहे 28 साल के हो जाओ, चाहे 35 साल के हो जाओ, चाहे 40 साल के मर्द हो जाओ, एक रेसलर लड़की से लड़के दिखा दो, ऐसा उठा के पटक देगी कि 32 के 32 दांत झड़ जाएंगे नीचे रोड पे। एक्सेप्शन हमेशा है। बात करते हैं अगर हम लोग रनिंग की ना, ठीक है भाई, रेस करते हुए एक कॉलोनी में अगर 99% लड़कियां वो मुझसे हार जाएंगी, लेकिन जो एक एथलीट होगी ना वो ऐसा मुझे छोड़ देगी ना पीछे रेस में कि मैं किसी से इतनी गंदी तरीके से हारा भी ना हूं। तो जो जिस कैटेगरी का उसको उसके डोमेन से देखा जाए तोल कर, तो वो ज़्यादा लॉजिकल बात है। नंबर 1, आपकी आर्गुमेंट हमेशा ऐसे शेप होनी चाहिए, ओके। नंबर 2 बात अगर हम लोग करें, देखो क्या होता है, मैं यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिखा है साइकोलॉजी का और फिलोसफी का, फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोसाइटी में भी जीएस पेपर 1 सोशियोलॉजी के कंटेक्स्ट में भी यूज़ होगा और पेपर 4 में भी यूज़ होगा और ऐसे में भी काफ़ी हद तक जो आजकल फिलोसफिकल ऐसेज आते हैं तो वो यूज़ होगा। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं अब तक इस चीज़ को एम्फोसाइज नहीं करता था, फिलोसफी और साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आपको करके जाना ही पड़ेगा यूपीएससी में, बिना उसके आप ऐसे तो अटेंड नहीं कर पाओगे, ना ही आप एथिक्स का आंसर लिख पाओगे। अगर आपको 11वीं 12वीं क्लास की साइकोलॉजी सब्जेक्ट अगर आपने नहीं कर रखा है ना, तो भाई आप ऐसे तो कभी अटेंड कर ही नहीं सकते। आप भूल जाओ कि आप 250 नंबर का पेपर जीएस का अटेंड कर पाओगे ऐसे वाला, और पेपर 4 में भी आपके कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि आप जो आर्गूमेंट दोगे ना वो ऐसे ही लगेगा सामने वाले को अनपढ़ है ये, और आप बायस हो जाओगे कहीं ना कहीं। उस बायसनेस से बचने के लिए ना आपको शब्दों के साथ हेराफेरी करनी पड़ेगी। शब्दों की हेराफेरी तभी हो सकती है जब बंदा साइकोलॉजी पढ़कर बैठा हो, बिना उसके भाई आप जीएस पेपर 4 में भी ठोकोगे बहुत गलती तरीके से और ऐसे में भी ठोकोगे, ये बात फैक्ट है। ये मैंने 5 साल के पेपर बहुत एनालाइज करके सीख लिया है। मुझे वो पेपर इसलिए ईजी लगते हैं क्योंकि भगवान की कृपा से भाई मैंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है 11वीं 12वीं में, ठीक है। तो वो मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ पर ये फंसा रहा है, कहाँ पर क्या नहीं लिखना है मुझे, कहाँ से बचना है। खैर छोड़ो उसको, वो आप लोग भी सीख जाओगे, मैं हूँ आपके साथ, करवा दूंगा मैं आपको सब। पहले मैं आपसे जो लॉजिकल बात कर रहा था पहले वो ख़त्म करता हूँ। ये फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस, मर्दों में एक चीज़ होती है, मर्द जो होते हैं शुरू में, एक मर्द कितना भी होशियार हो लाइफ में, उसने कितना भी कुछ अचीवमेंट करा हो, ये एग्ज़ाम फोड़ा हो वो फाड़ा हो, सब कुछ उसने करा हो, बुढ़ापे तक जाते जाते साइंस कहती है, साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं 95% मर्द जो होते हैं वो घरों में कलेश का कारण बनते हैं। मतलब उनकी रोक टोक, हर चीज़ में इंटरफेरेंस, है ना, किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होना, यानी कि एक तरीके से पागल बनकर रहना और घर वालों को तंग करते रहना, हर किसी मामले में नोस्पोक करते रहना, ये मर्दों की फितरत बन जाती है। फिर उनका जो जवानी भर का पढ़ा लिखा जो टैग होता है या जो जितनी अचीवमेंट्स होती हैं वो उसके चक्कर में घुस जाती है, क्योंकि वो मर्द फिर जहाँ जहाँ से निकलता है घर में तो सब लोग ये कहते हैं भाई तू या तो तुम सोते रहा करो या अखबार पढ़ते रहा करो या घर से बाहर ही रहा करो, वो ज़्यादा वो है, क्योंकि वो कलेश का कारण बनते हैं। बायोलॉजी ये कहती है एक ब्रेन साइज औरत में कम होता है शुरू से, मर्दों में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी एक औरत के पास जैसी एक औरत बिहेव करती है वो जवानी भर से लेकर बुढ़ापे तक एक ही फ्लो की स्टेट में रहती है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इमोशन। इसका बहुत बड़ा रीजन होता है अनकॉन्शियस माइंड। कैसे? एक मर्द जो है उसके लिए एक बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती है कि अगर वो कभी रो दे, मर्दों का रोना अपने आप में एक टैबू है हर एक समाज के अंदर कि मर्द नहीं रोते भाई। रोना बहुत जरूरी होता है, साइंस कहती है रोना बहुत जरूरी होता है। और एक लड़कियों को जो सब लोग कहते रहते हैं कि फिर तुम रोने लग गई जनानी बनकर, है ना, और चूड़ी पहन लो, ये जो स्लैंग्स होते हैं, ये जो टॉन्ट्स होते हैं, ये एक्चुअली में जो गालियां या जो स्लैंग पढ़ रहे हैं एक औरत को, वो एक्चुअली उसकी जिंदगी भर एक मेंटल फ्लो स्टेट को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक पर्सन जो इमोशन निकालता है, दो तरीके से इमोशन निकलते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इमोशन, एक होता है पॉजिटिव इमोशन। डिस्ट्रक्टिव कैसे? चिल्लाकर, फ्रस्ट्रेशन दिखाकर, ठीक है, उससे आप अपनी हमेशा नुकसान ही करोगे। बीपी बढ़ेगा आपका,
आप बहुत देर तक काम नहीं हो पाओगे। दूसरा तरीका होता है रोना, रोने से इंसान हल्का होता है। लड़कियों की आदत होती है कि वो जल्दी से रो देती है, औरतों की आदत होती है वो जल्दी से रो देती है, बच्चियों की आदत होती है वो जल्दी से रो जाती है। कुल मिला के एक फीमेल एक ऐसी होती है जल्दी से रो देती है। मर्द अपने आप को इस चीज़ में होल्ड करके रखता है, वो नहीं रोता। ठीक है। इसकी वजह से मेंटल स्टेबिलिटी औरतों में ज़्यादा रहती है, मर्दों में बुढ़ापे तक आते आते खत्म हो जाती है। और फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस वाली जो बात है ये औरतों में हमेशा बरकरार रहती है और मर्दों में कभी भी नहीं रहती। क्योंकि इतने सालों तक क्या होता है, आपने अपनी स्प्रिंग को कंप्रेस करते चले गए करते चले गए करते चले गए। मैं रोता नहीं, मैं टफू टफू टफू, मैं परिवार को संभालने वाला हूँ, कमाने वाला मैं ही हूँ, बच्चों को मेरे को संभालना है, सब कुछ मेरे को करना है, बीवी के शौक पूरे करना है, ये करना है वो करना है। ये स्प्रिंग कंप्रेस होते 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 बंदा 18 साल का था, 28 साल का हुआ, 35 साल का हुआ, 40 साल का हुआ, 50 साल का हुआ। औरत लेकिन इस टाइम पर रो रही थी, उसकी स्प्रिंग आराम से एक्सपेंडेड है इमोशंस की, उसके अंदर स्पेस है, वो खुलकर जो है बयां कर सकती है सारी चीजें। वो चिल्ला भी देती है, वो सब कुछ कर देती है, वो रोकर भी दिखा देती है। लेकिन मर्द ये कंप्रेस घुटता 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 अंदर अंदर जाके, और जब इस स्प्रिंग को जैसे दबाओगे, ये अपना अनकॉन्शियस माइंड है तो ये तो फटेगा ही ऊपर की तरफ। और जैसे ये स्प्रिंग को दबाओगे और जैसे ही उछलता है, वो जब तक वो उछलता है तब तक आ जाता है पर्सन का ओल्ड एज एक मर्द की जिंदगी में। तो वो होने लग जाता है उस टाइम पर फिर पागल। इसलिए मर्द चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर घर में कलेश का कारण बनते हैं। मतलब कलेश इन द सेंस के, मतलब हर चीज में उनको टोकना है, हर चीज में इंटरफेरेंस दिखानी है। जो अभी तक वो बिहेव नहीं करते थे, लेकिन उनका नेचर जैसे बूढ़े होते जाते जाते, कहते हैं ना कि बूढ़ा मर्द सनकी हो जाता है, तो वो वैसे होने जाते हैं आफ्टर क्रॉसिंग द एज ऑफ 45 ईयर्स। और जब बात हो रही है पावर की, और डेफिनेट सी बात है, मैं आपको ये चीज ऐसे नहीं कह रहा हूं, मोटिवेशन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये पावर हमारा जेनुअली टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। उसके अंदर ये चीजें डिस्कस होती हैं, मैं आपको पहले से ही कवर करवा दे रहा हूं। क्योंकि जब वो बात कर रहा था ना कि ये देखो ये पहले लाइन, सिंस वी आर डिफरेंट इन मेनी ऑब्वियस वेज, व्हाट डज इट मीन टू से दैट वी आर इक्वल। अब देखो इतने सारे अनइक्वल वेज में मैंने जेंडर आइडेंटिटी से लेकर उसके अंदर मैंने आपको पावर की बात बताई, फिजिकल फोर्स की बात बताई, और मेंटल फोर्स की बात या फिर इमोशनल साइकोलॉजिकल कह लो उस फोर्स की बात भी आपको बता रहा हूं। विल पावर या सहन शक्ति औरतों में ज्यादा होती है, सहन करने की क्षमता, और उसके बाद भी काल्म रहने की क्षमता। मर्दों की वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होती रहती है, ये चीज होती है। ठीक है। और ये मतलब यूनिवर्सल एक चीज है ये। अब इसके पीछे क्या है, चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये कोई एक, अगेन देखो यूनिवर्सल कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, जो कि एक दुनिया का एक सिलसिला है जो चलता हुआ। ठीक है। तो आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ differences of income and status? In other words, what kind of equality are we pursuing and for whom? So some other questions have been raised regarding the concept of equality, which we will consider here are to promote एक तो ये to promote equality, should we always treat all persons in exactly the same way? अभी इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूँ, अभी आपको एक दिखाता हूँ एक चीज। How should a society decide which differences of treatment or reward are acceptable and which are not? Also, what kind of policy should we try to make and make the society more egalitarian? अब इसको देखो जरा। टू प्रमोट इक्वलिटी, शुड वी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्सन इन एग्जैक्टली द सेम वे? दूसरी चीज, शुड अ सोसाइटी डिसाइड व्हाट डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड आर एक्सेप्टेबल एंड व्हाट आर नॉट? मैं आपसे दो चीज यहां पर लिख रहा हूं। नेल पॉलिश और दूसरा है नोज रिंग या फिर नोज पिन। ये किसके लिए है ना? फीमेल्स के लिए ना। अब आज आजकल ये चीज है ना, ये डिबेटेबल कैसे होनी, चेंज कैसे होने लगी। आप ये देखो, देखो मैं ना बहुत क्लोजली हर चीज को ऑब्जर्व करता हूं, इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि चीज जैसी निगाह रखा करो। मेरी नज़रों में जो बातें आती है ना, मैं उनको या फिर जो भी मुझे दिखता है तो मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपने जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आप वो देख चुके हो यूट्यूब पे ऑलरेडी, या फिर वो गाना सुन चुके हो, वो ट्रेलर देख चुके हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने दो बातें पकड़ी थी, और जब मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था, या जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में भी मैं आपको कवर करवाऊंगा कि
जो सोशलाइजेशन होते हैं एजेंट्स के, वो हमें कैसे रहना जीना सिखाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो टैबूज, हमारे टैबूज भी छोड़ो, टैबूज में बार बार क्यों बोलना, हमें नॉर्म्स जो बन जाते हैं, उन नॉर्म्स के दायरे को तोड़ने की कोशिश अब होने लगी है दुनिया के अंदर। अब इसका प्रूफ देखो कैसे। और आप भी जानते हो कि मीडिया फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का। मीडिया से बेटर या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेटर ये वाला काम कोई नहीं कर सकता कि लोगों के अंदर एक जागरूकता, अवेयरनेस। अब देखो, जागरूकता या अवेयरनेस, हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही होती है, बहुत सारी चीजें गलत वे में भी पोर्ट्रे होती हैं, ठीक है। लाइक न्यूडिटी को प्रमोट करना, या फिर औरतों के खिलाफ एग्रेसिवनेस दिखाना, इसको प्रमोट करना, ये चीजें गलत हैं, ठीक है। हम जानते हैं वो, लेकिन एज अ ऑडियंस हमें डिसाइड करना है। लेकिन ये एटलीस्ट एक डिबेट तो शुरू हो उस चीज़ों के ऊपर कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यार वो सनम तेरी कसम वाला जो हीरो, उसका नाम क्या है? हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ऐसे कुछ नाम है ना उसका। क्या नाम है उसका? आप ये देखो जरा, मूवीज आजकल कैसा माध्यम बन गई हैं इस चीज को चैलेंज करने का, कि एग्जैक्टली इक्वालिटी है क्या, कैसा ट्रीटमेंट सबके लिए होना चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। दो चीजें मैंने ली है, नील पॉलिश और नोज रिंग या फिर नोज पिन। आपने बोला ईशा कि ये लड़कियों के लिए होता है, ठीक है। अब जिसके अंदर मैस्कुलिनिटी है, आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या पहना हुआ है इसने? नोज रिंग है प्रॉपर। अब एक्टर भी ऐसे कि जिनकी इमेज काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी नोज रिंग पहनते हुए दिखा रखा है, ठीक है। मतलब मेरा मकसद नहीं है, मुझे ऐसी मूवीज घटिया लगती हैं ना, मुझे, मैं गानों में, उन मूवीज में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस मैं एक बार के लिए हर एक चीज़ देख लेता हूँ कि मुझे पता नहीं क्या काम का मिल जाए, मेरा दिमाग क्या चलने लगे, ठीक है। एक ये वाला कंसेप्ट तो मैंने उस दिन भी अपने कहीं ना कहीं जगह पर, एक जगह पर लिखा था इसको, रफ जगह पर, कि मैं आप लोगों को जब सोशोलॉजी एथिक्स करवाऊंगा तब एक चीज़ करवाऊंगा कि नॉर्म्स को तोड़ना कैसे स्टार्ट हो रहा है इंडियन सोसाइटी के अंदर। और मैंने आपको बताया था, हम अपने समाज में एक ऐसी कगार पर खड़े हुए हैं, ना पूरी तरीके से ट्रेडिशन हो पा रहे हैं, ना पूरी तरीके से मॉडर्न हो पा रही है। उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। और आप ऐसे एग्जांपल जनरली ट्रेलर का नाम मेंशन करके, मूवीज का नाम मेंशन करके, गानों का नाम मेंशन करके, एक्टर का नाम मेंशन करके एथिक्स में लिख सकते हो। जितना रियलिस्टिक एथिक्स और ऐसे में आप रह सकते हो, वो आप किसी और पेपर के अंदर आपके पास स्कोप नहीं होता, क्योंकि वहां पर आप जो करने जा रहे हो, जो आप पढ़ के जाओगे, वो कभी नहीं आने वाला। आपको वहीं अपनी सारी नॉलेज को यूज करना पड़ेगा और वहीं अपना आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। नोज रिंग, ठीक है। देख लिया इसको, इसने नोज रिंग पहन रखी है, ये ठीक है। हर्षवर्धन राणे, बहुत फेमस एक्टर आफ्टर सनम तेरी कसम मूवी। फिर विद्यु जाम्बाल, कलारिया पट्टू का भाई चैंपियन, ठीक है, जो वॉल्केनो मड बाथ लेने गया, आइस बाथ लेने गया, और क्या इमेज है इसकी मैस्कुलिनिटी की टर्म्स में, कि इसके एब्स हैं, नेचुरल बॉडी है, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर जो मर्द जो इमेज होती है वो इसकी इमेज है। लेकिन अब ये चीज अगर आप ध्यान से देखो ना, ये मूवीज क्यों करती हैं? गाना जैसे मर्जी चल रहा हो, लेकिन इसका एक्शन देखना है ध्यान से। ये देखो, चेहरे पर हाथ रखना और ये नेल पॉलिश दिखाना, ये ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं शुरू हो गया। और ये इसके लिए मीडिया एक माध्यम के तौर पर काम करता है। जो भी अगर इसके फैन हुए हर्षवर्धन राणे के या फिर विद्यु चावल के, ऑब्वियस ही बात है, फैन फॉलोइंग तो दुनिया की एक कॉमन चीज है। आप किसी न किसी से इंप्रेस होते हो। जब आप शादी में सस्ते हो, किसी फंक्शन में सस्ते हो, मेरी उसके साथ दाढ़ी कर देना, मेरे उसके साथ बाल कर देना, मेरा जो क्या कहते हैं, जो मेकअप है वो उसके जैसा होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं से तो वो नॉलेज लेकर ही आते हो ना, तभी इंप्लीमेंट करते हो। उसने ऐसा पहना था, उसका वैसा देखा था, उस तरीके का है ऐसा। तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में कंपेरेटिव एनालिसिस रहता है और आप किसी से इंप्रेस भी होते हो। तो ये देखो, जानबूझ के इसको हाईलाइट करना इस तरीके से, मैं वही कह रहा हूं कि आपकी निगाह चील जैसी निगाह होनी चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को पकड़ पाओगे, ट्रेंड क्या है ये, ठीक है। जानबूझ के ये ऐसा हाईलाइट करना कि ये जो पिक्चर्स है, इनको ऐसे दिखाना कि जहां पर नोज रिंग हाईलाइट हो, ठीक है, ट्रेलर में, टीजर में, और यहां पर गाने में स्टेप कुछ भी करना, लेकिन इसको दिखाना कि नेल पॉलिश लगा रखी है भाई मैंने। इसमें
ये वही चीज़ है जो मैंने देखा था। ये ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अब बताओ, दो फेमस एक्टर जिनकी इमेज पूरी की पूरी मर्दाना, जो प्रॉपर एक लड़की है जिनको मर्दों के रूप में देखती हैं, ठीक है, लेकिन अब वही एक ट्रेंड को चैलेंज कर रहे हैं कि नेल पॉलिश और नोज रिंग क्या सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसलिए कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन, व्हाई डज सिक्योरिटी मैटर। तो इस डिस्कशन में 200 फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।